बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पंजाब में एक बदतरीन सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। पंजाब के 3 ऐसे दरिया हैं जहाँ पे पानी बहुत बड़ी मिकदार में आया और ये इंडिया की सरजमीन से पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। इनमें 2 दरिया वो हैं सिंध तास मुआहदे के मुताबिक उनका पानी भारत का हक है, वो उस पानी को रोक सकता है, वहाँ पे वो डैम्स बना सकता है। तो भारत ने वहाँ से पानी छोड़ा है और ये हो सकता है, यानी भारत के लिए ये तो लाजिम था कि इसका पानी वो रोक सकता है, ये तो उसको हक था, लेकिन ये वो बाउंड नहीं था कि वो इस पानी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर था कि भारत जब पानी को छोड़ेगा तो वो आगाह कर देगा, जी हम पानी छोड़ रहे हैं तो पानी आ रहा है। तो भारत ने कुछ जगहों पे आगाह भी किया। ऐसा नहीं है कि भारत ने बिल्कुल पाकिस्तान को इत्तला नहीं दी और पाकिस्तान को अंधेरे में रखा है, लेकिन ये बारिशें एकदम हुई हैं और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और गुज़िश्ता चंद दिनों से इसकी प्रेडिक्शन मौजूद थी। यानी 19 तारीख को मुझे अच्छी तरह याद है कि ओन अब्बास साहब ने असेंबली में खड़े होकर ये बात बताई थी, सेनेटर ने, कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है और उनके अंदाजे के मुताबिक जनूबी पंजाब और सिंध 1 सितंबर तक डूब जाएंगे और वहाँ पे सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो इसका आइडिया तो था। महकमा मौसमियात जो काम कर रहा था, जो बैन अवी रिपोर्ट्स आ रही थी, वो ये बता रही थी कि यहाँ पे इस रीजन में अनएक्सपेक्टेड रेन्स होंगी, बहुत तेज़ी से बारिशें होंगी, क्लाउड बर्स्ट होंगे और ये जो पानी है ये नीचे की तरफ आएगा और अब वो पानी कश्मीर की तरफ से निकल के नीचे आ रहा है। इसमें जो भारत से पाकिस्तान में पानी दाखिल हुआ दरिया सतलुज में, उसने बहुत बड़ी तबाही फेरी है। पसरूर हो या कसूर हो या आगे बहुत सारे देहात हैं, ये लगभग सैकड़ों देहात हैं जो ज़ेरे आब आ गए हैं और यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ फसलों का, क्योंकि ये सारा जो एरिया है ये पंजाब की फूड बास्केट है। यानी अगर मैं आपको ये बताऊं कि बहावल नगर तक डूब गया है तो ये बिल्कुल दुरुस्त इतला है कि बहावल नगर में भी बहुत सारे जो देहात हैं वो पानी से भर गए हैं और फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों के ट्यूबवेल तबाह हो गए, उनकी फसलें तबाह हो गई, उनकी जो खड़ी फसलें हैं उनमें पानी घुस गया है। मशीनरी जो किसानों की है बहुत कीमती, वो तबाह हो गई है। मवेशियों का बहुत नुकसान हुआ। यानी इस दरिया में बहते हुए बेशुमार हमने देखा कि मवेशी आ रहे हैं और उनमें से बहुत सारों की लाशें हैं जो दरिया में बह रही है। अब एक एक जानवर जो है वो अभी बहुत लाखों रुपए का है। मवेशी बड़े कीमती है लेकिन उनका नुकसान हो रहा है। दरिया रावी, इसमें बड़े अरसे के बाद इतनी तुगयानी देखी गई है और रावी का पानी पूरा करने के लिए हम दरिया चनाब से लेकर आते थे पानी, लेकिन रावी में जब भारत ने पानी छोड़ा तो ये साइफन के पास से नीचे, आप पहले तो आप शुरू हो जाए ना ऊपर नारोवाल वाली साइड से, तो बड़ा खौफनाक वहाँ पे सैलाब था। जस्सड़ वाली साइड पे बड़ा खौफनाक सैलाब था। फिर ये काला शकाकू की तरफ आता है नीचे से, फिर ये लाहौर से गुजर के आगे जाएगा हेड बल्लो की और वहाँ से फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा, दरिया सिंध की तरफ जाएगा पंजाब को क्रॉस करता हुआ। तो यहाँ पे एक सैलाब है, सिर्फ 1-2 जगहों को छोड़ के बाकी जगहों पे दरमियाने दर्जे का है और 1-2 जगह पे खतरनाक सैलाब है। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल बनी है वो दरिया चनाब में बनी है। अब ये पानी का जो है ना, मुकम्मल पाकिस्तान का हक है इस पानी पर, इसमें भारत पानी रोक नहीं सकता। हुआ यह है कि अगर भारत पानी ना रोकता तो ये फ्लो के साथ पानी आता रहता और काफ़ी दिनों में ये पानी गुजरता। भारत ने दरिया चनाब के ऊपर बंद बांध के पानी कई जगह पे रोका हुआ है। ये जो गैर कानूनी काम भारत ने किया है, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, वो पानी जब वहाँ पे जमा हो गया और फिर जब बारिशें बहुत ज़्यादा हुई तो भारत ने ना सिर्फ वो बारिशों का पानी आया पाकिस्तान में, बल्कि भारत ने वो बंद खोल दिए और उनकी वजह से अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ी मिकदार में पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ और अब तक जो इलाके डूबे हैं मैं उनकी तफसीलात आपको, सियालकोट, वजीराबाद, पसरूर, नारोवाल, कसूर, पाकपतन, मंडी बहाउद्दीन, ये कादराबाद, हेड कादराबाद है वहाँ पे एक, और उससे पहले कुछ देहात हैं। तो हेड कादराबाद को बचाने के लिए कि ये हेड टूट जाएगा और इसके ऊपर बहुत दबाव बढ़ रहा है, तो 2 जगह पे धमाके किए गए और मंडी बहाउद्दीन की जानिब पानी छोड़ा गया, वहाँ बहुत फसलें तबाह हुई हैं, लेकिन हेड कादराबाद को बचाने के लिए ये करना पड़ा वहाँ पे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ और जगहों पे बंद तोड़े जा रहे हैं। बहावल नगर भी डूब गया है, किसानों की मशीनरी, खड़ी फसलें। अब ये जो नुकसान है ये अरबों रुपए का है। क्या ये नुकसान पूरा किया जाएगा, बड़ा सवाल ये है। तो ऐसा माजी में तो नहीं हुआ कि किसानों का और जो गरीब देहाती हैं उनका नुकसान पूरा किया जाए। सिर्फ चंद जगहों पे हमने देखा, लाहौर में या 1-2 और शहरों में, कि थोड़ी सी एक्टिविटी इंतजामिया ने दिखाई और कहीं पे वो हूटर शूटर चलाए, उन्होंने बाजे बाजे बजाए और उन्होंने बताया जनाब कि वो अलर्ट हैं, वो काम करना चाहते हैं। 1-2 जगह पे टिकटॉक्स वगैरह बनी है, ब्यूरोक्रेसी के लोग गए जाके उन्होंने बनाई है।
लेकिन ओवरऑल अगर आप पंजाब की बात करें तो देहातियों को अकेला छोड़ दिया। 90% डूबने वाले लोगों तक पहुंचा ही कोई नहीं। जो 90% से ज्यादा लोग हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, जो रिपोर्टें पूरे पंजाब से आ रही हैं, लोग ये बता रहे हैं कि कोई आया ही नहीं हमारे पास। अभी तक किसी ने हमें पूछा ही नहीं, ना कोई अलर्ट जारी हुआ, ना मसाजिद में ऐलान हुए, ना हमें बताया गया कि हमारे साथ क्या होगा। बस अचानक आनन फानन पानी आया और लोग अपने मवेशी, अपनी कीमती चीजें छोड़कर वहां से जाने बचाकर भागे और बहुत बड़ी तादाद में लोग, उनकी एवैक्यूएशन हुई है उनके इलाकों से। तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो इनखला किया है। पेशगी इतला ना देने की वजह से या पेशगी कोशिशें ना करने की वजह से जो माल मवेशी का नुकसान है, मेरे ख्याल में वो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ी, यानी फसलों का नुकसान तो सबसे बड़ा होता ही है कि खड़ी फसलें तबाह हो जाएं, किसान का सारा पैसा डूब जाता है। वहां जो ज़रूरी मशीनरी है वो तबाह हो जाए तो किसान का पैसा डूब जाता है और उनको रिपेयर करने में, ठीक करने में बाद में बहुत सारी कंडम हो जाती है, तो वो आपका बहुत पैसा लगता है उसमें। तो अरबों रुपए का किसानों का एक एक इलाके में नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान तो हुकूमत पूरा नहीं करती, ना पहले कभी इन्होंने पूरा किया है, लेकिन सैलाबी सूरत बड़ी खौफनाक है। कुछ जगहों पे टिकटॉक बनाने के अलावा किसी भी जगह पे कोई मदद लोगों की नहीं की गई। मनाजिर हमने कुछ इस तरह के देखे कि जो सरहदी बाढ़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो इंडिया ने लगाई हुई है एक पूरी बाढ़, इंडिया ने ये बाढ़ लगाई थी और अपनी सरहद के अंदर लगाई थी। पाकिस्तान कहता था ना लगाए, लेकिन इंडिया ने इसको लगाया और वो इसलिए लगाया कि वो ये चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मूवमेंट है पंजाब में, दोनों पंजाब के बीच में आज़ादाना मूवमेंट वो ना हो सके। इंडिया को लगता था कि पाकिस्तान के साथ जितनी इंटरेक्शन होगी, इंडियन पंजाब की खालिस्तान बनने के इम्कान उतने बढ़ेंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ हत्ता के लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे हर तरफ उन्होंने एक बाढ़ लगा दी है इंडिया ने। वो बाढ़ जो है वो भी पानी में डूबी हुई है, तो एक एक 1.5 फुट कहीं से बाहर नजर आ रही है। बाकी वो सारी बाढ़ जो इंडिया ने लगाई वो भी पानी में डूबी। अब अंदाजा करें, ये 13 फुट 15 फुट कई जगह से इतनी ऊंची ये बाढ़ है और वो खुश्क इलाका है, वो दरिया के अंदर नहीं है। तो वहां पे जो है वो बाढ़ भी डूबी हुई है। ये इतना ज्यादा पानी आया, बारिशें इतनी अनएक्सपेक्टेड हुई हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। फिर दूसरा ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि पाकिस्तान इजाफी पानी को स्टोर कर सके। यानी बहुत सारे डैम जो पाकिस्तान को बनाने चाहिए थे, पाकिस्तान ने बदकिस्मती से वो डैम नहीं बनाए। अब इमरान खान के 3 साल बिना डाल दें, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के जनाब इमरान खान ने 3 साल में डैम नहीं बनाए, 3 साल में नहीं बनते डैम। हालांकि इमरान खान साहब की जो हुकूमत मिली तो उन्होंने बहुत सारे डैम शुरू किए, लेकिन जो एक्चुअली डैम बनता है वो तो डैम बनने में 10 साल 15 साल कम से कम इतना टाइम लगता है बड़े डैम बनने में। और इमरान खान साहब को तो 3 साल होश ही नहीं आने दी, बीच में कोरोना वायरस भी आ गया 1.5 साल, और इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे पानी जखीरा करने के स्टोरेज बनाए। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी मिसालें आपको मिलती हैं, हत्ता कि वो पंजाब में भी काम करना शुरू करने लगे थे, लेकिन फिर जो उनके साथ हुआ वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब हमारे पास एक तरबेला और मंगला के अलावा डैम नहीं है बड़ा कोई। हमें बड़े डैम्स बनाने थे जो हमने नहीं बनाए। ये डैम्स हमने क्यों नहीं बनाए, इसकी एक सादा वजह मैं आपको बताता हूं कि आईपीपी से बहुत पैसा आता है, सरमायाकार बहुत पैसा देते हैं। ये जो आईपीपी होते हैं ना, इन्हें आप कहते हैं ये बिजली बनाने के किराए के कारखाने। ये जो बिजली बना के बेचते हैं ना, तो सरकार इनको पैसा देती है बिल की मद में। अब आईपीपी की वजह से पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। इतनी महंगी है कि आप 1 यूनिट इस्तेमाल करें तो आपको 3 या 4 यूनिट के पैसे देने पड़ते हैं, और वो भी कई गुना ज्यादा पैसे देना पड़ते हैं। यानी बिजली वैसे महंगी हो गई और वो भी आप 3 गुना ज्यादा पैसे दे रहे हैं, और कैपेसिटी पेमेंट आप दे रहे हैं, इजाफी पैसा दे रहे हैं। जो बिजली वो नहीं बना रहे वो पैसा भी आप उनको दे रहे हैं। तो इसमें आईपीपी में कमीशन बहुत बड़ा होता है। एस्टेब्लिशमेंट भी लेती है, हुक्मरान भी लेते हैं, सियासतदान भी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी लेते हैं, सारे अपना अपना कमीशन निकालते हैं। हर किसी की जेब में अरबों रुपया जाता है। तो ये अरबों रुपया कमाने से उनको फुर्सत नहीं थी। अगर वो डैम्स बनाते तो ये अरबों रुपए की दिहाड़ियां बंद हो जाती। लिहाजा उन्होंने डैम बनाने के बजाय आईपीपी लगाने पसंद किए। पाकिस्तान की जरूरत थी 20,000 22,000 मेगावाट, लेकिन इन्होंने आईपीपी लगाए 45,000 मेगावाट के। वजह क्या है? वजह यह है कि जितने ज्यादा आईपीपी लगाएंगे उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा, और ज्यादातर आईपीपी भी अपने फ्रंटमैनों के जरिए से लोगों ने लगवाए हुए हैं। यानी वो पैसा भी अपनी जेब में जाता है, कैपेसिटी पेमेंट का, कमीशन का पैसा भी अपनी जेब में जाता है। लिहाजा डैम बनाने तो इनके लिए नुकसान का सौदा था कि अगर डैम बनाएंगे तो ये पैसा कौन कमाएगा।
तो डैम इन्होंने नहीं बनाए। हत्ता कि मैं आपके सामने एक जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं कि जितना पैसा, ये डाटा निकाल के मैं आपके सामने रख दूंगा, थोड़े दिन पहले हम इस पर रिसर्च कर रहे थे तो ये बात मुझे याद रह गई, लेकिन डाटा मेरे पास मौजूद है, हमने इसको नोट किया हुआ, आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि जितना पैसा आपने कैपेसिटी पेमेंट में अदा किया ना, यानी जितना पैसा आपने इजाफी दे दिया है आईपीपीज को, जो बिजली उन्होंने नहीं बनाई आपने फिर भी उनको पैसा दे दिया है, जितना इजाफी पैसा आपने आईपीपीज को दे दिया है उतने पैसे में बड़े डैम्स बन जाते हैं पाकिस्तान में और काफी ज्यादा पाकिस्तान का भला हो जाता है। एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर कागजी कार्रवाई हो चुकी थी, कालाबाग डैम को तो मुतनाज़ कर दिया गया, लेकिन तरबेला से भी कोई 7-8 गुना बड़ा एक डैम दरिया सवां पे बनाया जा सकता था और ये वो डैम होता जो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को सैराब करता। पाकिस्तान की बेशुमार ऐसी ज़मीन है जो बंजर पड़ी है, वो सारी ज़मीन सैराब हो जाती और पाकिस्तान का बहुत भला हो जाता। ये जो डैम है ये बहुत ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है, मोटरवे से आपको नज़र भी आ जाता। दरिया सवा के ऊपर एक पूरा मुकाम है जहां इसको बनाया जा सकता था और ख़तरनाक सैलाब से बचाने के लिए ये एक बेहतरीन चैनल हो सकता था। यानी जब भी कभी तरबेला में पानी ज़्यादा हो जाता या दरिया सवा में तोयानी आती या मंगला की तरफ करना होता आपको, या किसी जगह पे आपको ऐसा लगता कि कोई और कहीं प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप पानी को जो है बड़े आराम से शिफ्ट कर देते दरिया सवा की तरफ और फिर आप बहुत सारी जगह अवॉइड करके आप पानी जो है वो आराम से इस्तेमाल कर देते बाद में। लेकिन पाकिस्तान ने ये डैम भी नहीं बनाया, हालांकि ये डैम इतना महंगा नहीं बनता था। मेरे पास एक दफ़ा कोई टेक्निकल लोग आए थे और उन्होंने आकर मुझे इसकी सारी ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने बताया था कि ये डैम पाकिस्तान में बनना चाहिए और अगर ये डैम बन गया तो सॉल्ट रेंज के साथ साथ पूरा जो पंजाब का अपर पंजाब का इलाका है वो सारा ना सिर्फ बेहतरीन तरीके से सैराब हो जाएगा, बल्कि जो सैलाबों के बड़े बड़े खतरात हैं वो बड़े लंबे अरसे तक के लिए टल जाएंगे और सैकड़ों साल तक पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन वो डैम नहीं बनाया गया, बदकिस्मती पाकिस्तान की। अब नाज़रीन, सैलाब जाएगा किस तरफ, ये बात आप याद रखिएगा कि ये सैलाब अल्टीमेटली पहुंचेगा दरिया सिंध में और ये सारे दरियाओं का पानी जाकर पाकिस्तान का इकट्ठा होता है दरिया सिंध में, जनूबी पंजाब। तो जनूबी पंजाब में सैलाब आ सकता है, लेकिन अभी आपके पास 2 दिन या 3 दिन बाकी हैं। एटलीस्ट जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो 2 दिन तो है हुकूमत के पास कि 2 दिन के अंदर वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो जो दरिया के करीब रहते हैं या जो कच्चे के इलाकों में रहते हैं सिंध में, वो तमाम लोग अपने आप को महफूज करें, क्योंकि बारिशों का एक नया स्पेल भी होने जा रहा है 31 अगस्त से और इससे पहले जो है वो ये सैलाबी पानी वहाँ पहुँचेगा तो सूरत हाल फिर आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। अल्लाह करे नुकसान ना हो, लेकिन जो दिखाई दे रहा है या जो अब तक आदादोशुमार आ रहे हैं पानी के बहने के, ये पानी सारा उस तरफ जा रहा है और जनूबी पंजाब और सिंध ये शदीद खतरे में होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का एक स्टेटमेंट आया और जूनियर ने यह कहा कि लोग अपने आप को खुद बचाएं, पंजाब में सैलाब आ चुका है, बहुत सारे इलाके जो हैं वो डूब गए हैं, हमें उसका बड़ा अफसोस है। लेकिन जितने भी लोग सिंध के दरिया के करीब रहते हैं और जो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पहले भी सैलाब आता रहता है, वो अपने आप को महफूज करें, खुद निकलें, अपने जानवरों को निकालें, अपना कीमती सामान निकालें, क्योंकि सिंध हुकूमत उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको बचा सकती है या वो बचाने आएगी। तो सिंध हुकूमत जो है वो नॉर्मली जब भी कभी सैलाब आता है तो वो एक बैरूनी दौरा रख लेते हैं और उसमें वो दुनिया से पैसे इकट्ठे करके ला के, वो पैसे पता नहीं किधर गए समझ ही नहीं आती। अभी को 2-4 घर ऐसे थे जिनमें से एक घर के अंदर बिलावल ने बैठ के कोई थोड़ी टिकटॉक बनाई थी थोड़े दिन पहले, कोई वीडियो बना के डाला, अच्छी बात है घर बना किसी का, लेकिन बात यह है कि सिंध हुकूमत ने टोटल कितने घर बनाए, कितने लोगों को घरों में शिफ्ट किया है। ज़रा आज़ाद मीडिया जाए ना और जाकर देखे, ज़रा दौरा करे, उधर दादू का दौरा करे, उन इलाकों का जहाँ पे सैलाब आया था, लोगों से पूछें कि कितने घर हैं जो आपको बना कर दिए हैं। जितने घर तबाह हुए हैं ना उसके 5% भी इन्होंने नहीं बनाए होंगे। मैं 5% भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इन्होंने 5% भी नहीं बनाए होंगे, बाकी सारे अवाम ने खुद तामीर किए। तो अवाम अपनी मदद आपके तहत ही करती है, इतना बड़ा नुकसान तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। बहरहाल हुकूमत को फौरी तौर पे होश के नाखून लेने चाहिए और जिन इलाकों की तरफ ये पानी बढ़ रहा है वहाँ पे अपनी एक्टिविटी को तेज़ करना चाहिए, लोगों को वहाँ पे आगाही देनी चाहिए और जो ख़तरनाक इलाके हैं उन्हें खाली करने में लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि लोग पहले की तरह धोखे में ना मारे जाएं,
बल्कि अपना कीमती सामान उन इलाकों से निकाल लें। हुकूमत की जिम्मेदारी है नाज़रीन, उन्होंने काम अपना करना था, उन्होंने किया ही नहीं, बल्कि वो गालियां दे रहे हैं। अभी ये टिकटॉकर्स जो हैं ये फैमिली एंड फ्रेंड टूर पे गए हुए थे जापान और हांगकांग। इन्होंने वहाँ बहुत इंजॉय किया, पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा ये लेकर गए थे और फैमिली पूरी गई हुई थी, बच्चे, बच्चों के दोस्त, बच्ची, बच्ची का शौहर, उसके बच्चे, यानी सारे लटरम पटरम इकट्ठे होके पूरा टब्बर ही टूर करने चला गया जापान का और कहीं और, हांगकांग भी चले गए। तो इन्होंने तो अपनी लाइफ एंजॉय की। जिस वक्त पंजाब में बच्चे डूब रहे थे ना, मवेशी डूब रहे थे, किसान की फसलें डूब रही थी, पंजाब में तबाही फिरी हुई थी, उस वक्त टिकटॉकर अपने सारे अहलो अयाल और दोस्तों को फैमिली फ्रेंड टूर लेकर वो जापान का एंजॉयमेंट कर रहे थे, वो टूर कर रहे थे और टके का फायदा पाकिस्तान को नहीं हो। इन्होंने वहां से कुछ नहीं सीखना, ना इन्होंने सादगी सीखनी है, ना आजिज़ी सीखनी है, ना रूल ऑफ लॉ सीखना है, ना इंसानी हुकूक सीखने, ना इन्होंने वहां से अवाम का एहतराम या मैंडेट का एहतराम सीखना है, ना इन्होंने आज़ाद अदलिया के मामला कोई नहीं सीखना। इन्होंने कुछ नहीं, ये सिर्फ टूर था, एक इंजॉय करने वाला टूर था, ये इंजॉय करके वापस आ गए हैं। अब जब मीडिया इनसे सवाल करता है या अवाम इनसे सवाल करती है कि जनाब ये किस तरह का टूर था, बताएं, आपके बच्चे किस चक्कर में गए, फैमिली किस चक्कर में गई, वैसे जी हम अपने खर्चे हिसाब दो, कैसे अपने खर्चे दो, सरकारी प्रोटोकॉल है भाई। सरकारी प्रोटोकॉल में यानी कोई भी चाहे तो अपने खर्चे पे सरकारी प्रोटोकॉल में जा सकता है, कभी नहीं जा सकता। तो सरकारी प्रोटोकॉल आपने कैसे एंजॉय कर लिया? वहां पे पूरी की पूरी जो है वो एम्बेसी आपके पीछे लगी हुई थी और एम्बेसी आपकी खिदमत के अंदर सरगर्म थी। तो ये जो टूर करके आए, बजाय इसके कि लोगों के सवालों के जवाब देते, इन्होंने लोगों को गालियां देना शुरू कर दी। बल्कि एक टिकटॉकर ने बैठ के वहां पे एक बड़ी अजीब बात की, मुझे बड़ी तकलीफ हुई वो बात सुनकर कि ये लोगों की माओ बहनों को गालियां भी देते हैं और गंदी गालियां देते हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। यानी अगर कोई आपको अकाउंटेबल करना चाह रहा है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से लोगों ने पूछा कि भाई आपके पास तो एक चादर आई थी तो आपका कद लंबा है, तो ये आपने सूट कैसे बनवा लिया अपना? उन्होंने जवाब दिया था, क्योंकि हुक्मरानों से सवाल पूछा जाता है, जवाब मांगा जाता है। ये नहीं किया था हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि उठ के कोई बात कर दी, अपने किसी जूनियर से कोई ऐसी बात करवा दी जो हत्तक अमेज हो, या किसी की मां को बुरा कह दिया, ऐसा नहीं हुआ था। ये उठ के लोगों की माओ को गालियां दे रहे बैठ के, ऐसी बदतमीजी, ऐसी बदतहजीबी। और ये जिस टिकटॉकर ने ये किया है ना, वो पहले पीपल पार्टी में हो, तो फिर नून लीग को गालियां, गंदी गालियां, गंदी हरकतें, और अब नून लीग में तो अब दूसरों को गंदी गालियां, गंदी हरकतें। कल ये किसी और पार्टी में जाए तो वहां से फिर इनको फिर गंदी गालियां और गंदी हरकतें। ये सारा गंद इकट्ठा किया गया पीएमएलएन के अंदर, और ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है कि पाकिस्तान का सारा गंद इकट्ठा करके एक जगह पे लाके इक़्तिदार में बिठा दिया और अवाम को असल शक्लें दिखा दी हैं कि ये वो गंदे चेहरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। हमने आपकी सहूलत के लिए सारे इकट्ठे करके इक़्तिदार में बिठा दिए हैं। अब अगर आपने धक्का मारना है तो इन सारों को मारो और एस्टेब्लिशमेंट के समेत मारो। बहरहाल ये जनाब मरियम नवाज के लोग बजाय इसके कि वो काम करें, इस वक्त वो लोगों की माओ बहनों को गालियां दे रहे हैं बैठ के। और हैरत की बात यह है कि इनके ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं कि अचानक सैलाब आ गया, हमें पता ही नहीं चला। ये बाकायदा सबूत मेरे पास मौजूद है, ये देखें ना आप, ये डीजीपीडीएम में वो कहता है जी अचानक सैलाब आ गया और हमें तो पता ही नहीं था। फिर वो कह रही है जी हमारी तो तैयारी थी, हमने तो सैलाब का पूरा बंदोबस्त पहले से किया हुआ था। जो पंजाब से टिकटॉकर है इंफॉर्मेशन, यानी मैं हैरान होता हूं कि एक तरफ जो है वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं चला, अचानक हो गया, दूसरी तरफ हमारी तो बहुत पुरानी तैयारी थी इसके ऊपर। आपकी खाक तैयारी थी, किसी को पता ही नहीं चला, लोगों को अंदाजा ही नहीं हुआ, लोग बेचारे पानी के अंदर डूबते रह गए, शहरों के अंदर पानी घुसाया, गलियों में कश्तियां चल रही हैं। ये हालात इन्होंने पाकिस्तान के लिए पैदा किए हैं। अब नाजरीन, आलिया हमजा साहिबा ने फौरी तौर पर, अब उनकी हुकूमत तो नहीं है, अगर उन्हें मौका मिला और उन्हें इजाज़त दी गई तो उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कहा है कि सारे मिलकर इकट्ठे हो, हंगामी इजलास बुलाओ और पूरी तरीके इंसाफ अब मदद करेगी अपने हमवतनों की। और ये जो फ्लड आया हुआ है इसके अंदर मदद करने के लिए निकलेंगे। अब देखना यह कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये मदद करने देती है या नहीं करने देती, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को इसराइल के खिलाफ मुजाहरा नहीं करने देती। कोई अच्छा काम भी वो करना चाहे तो नहीं करने देते। तो ये अवाम की मदद करने देंगे या नहीं करने देंगे? उन्होंने तो 14 अगस्त नहीं मनाने दी, उन्होंने तो कायदे आजम का पोस्टर उठा के बाहर आने पे मुकदमे दर्ज करके बंदे अंदर दे दिए दहशतगर्दी के मुकदमों में। तो ये दो नंबरियां बहुत की है इन्होंने, बहुत फ्रॉड किया है इन्होंने। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ सैलाब में मदद करने आती है तो क्या उन्हें मदद करने दी जाती है या नहीं करने दी जाती। एक सवाल तो हो गया ये।
हालात इनके ये हैं कि इमरान खान साहब का ट्वीट आता है कल रात को 11 बजे, जो मैंने आपको सुबह वाले वीलॉग में पढ़ के सुनाया। रात को 11 बजे इमरान खान साहब का ट्वीट आता है और 11 बजे उनका ट्वीट आने के ठीक चंद मिनट के बाद आज सुबह जो समाअत होनी थी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की, वो मुलतवी कर दी जाती है। वजह क्या है कि भाई इमरान खान साहब का तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, हमें तो लगता था माफ़ी मांग लेगा, वो तो हमारे ऊपर चढ़ गया। 9 मरतबा उसने आर्मी चीफ का नाम ले लिया एक ट्वीट के अंदर। और मजे की बात आप देखें कि इमरान खान साहब ने, ये मैं आपको डाटा बल्कि निकाल के ना लेटेस्ट भी बता देता हूं, इमरान खान साहब ने ट्वीट एक जो है ना उसमें आर्मी चीफ का 9 मरतबा नाम लिया और दूसरे ट्वीट के अंदर आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया। अब आप लोगों का अंदाजा करें कि लोग आज कहां खड़े हैं कि जिस ट्वीट में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब किया वो 33,000 मरतबा रीट्वीट हुआ है, 33,000 मरतबा। और दूसरा जिसमें इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब नहीं किया वो 23,000 मरतबा रीट्वीट हुआ है। जिसमें आर्मी चीफ पे उन्होंने बात की वो 33,000 मरतबा, यानी 10,000 मरतबा ज्यादा जिसमें तनकीद आर्मी चीफ पे हुई है, लोगों ने उसको ज्यादा फैलाया। और जिसमें अली अमीन को कहा है कि आओ और आकर मुझसे मिलो, उसको इतना नहीं किया। तो उसके बाद यही होना था, इन्हें लगा कि अब इमरान खान साहब का केस लगेगा, दोबारा तनकीद करेंगे और बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, लिहाजा इन्होंने समाअत ही मुलतवी करवा दी अदालत के अंदर रात को 11 बजे के बाद। इसका मतलब यह है कि ट्विटर पे आने वाले एक ट्वीट की वजह से इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी हुई है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं चीजें, इनसे कभी कोई भाग नहीं सकेगा, ये याद रखना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ संजीदा कोशिश नहीं की इमरान खान साहब से मिलने की अभी तक, और उनके भाई ने क्लेम तो किया कि उन्होंने संजीदा कोशिश की है, लेकिन की नहीं। सीरियस बात तो यह है कि उन्हें संजीदा कोशिश करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी जानी चाहिए, हर जगह जाके उन्हें जोर लगाना चाहिए। देखें ना, मिर्जा अफरीदी का लाहौर वाला जो फार्म हाउस है वहां पे ये पूरा काफिला लेकर पहुंच गए, लेकिन आज तक अडियाला जेल तक वो काफिला नहीं पहुंच सका। यानी वो काफिला निकलता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद को क्रॉस करता है और लाहौर पहुंच जाता है, लेकिन वो काफिला रावलपिंडी में मौजूद अडियाला जेल तक नहीं पहुंच सकता। कई मरतबा एमपीए और एमएनए ने कहा जी हम सारे इकट्ठे होकर वहां पर आएंगे बाजमात, लेकिन आज तक ये वहां पे नहीं जा सके, कोई दबाव नहीं बढ़ा सके। मैं आपको ये शर्तिया कहता हूं कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब चाहें कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवाई जाए तो 48 घंटे बहुत ज्यादा हैं, उससे पहले मुलाकात हो सकती है। और भाई सूबा का वजीर आला कोई अर्दली नहीं लगा हुआ, सूबे का वजीर आला है। अब अर्दली बनना चाहे तो अपनी मर्जी है, लेकिन सूबे का वजीर आला है वो कोई ऐसे ही वो छोटा मोटा चपड़ासी नहीं है, सूबे का वजीर आला है, उसके पास इख्तियारात है और बड़ी तगड़ी पार्टी है, बहुत लोग हैं। अगर वो चाहे तो 48 घंटे के अंदर मुलाकात कर सकता है अली अमीन गंडापुर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने में संजीदा है। देखिए ना, जो संजीदा थे उनकी मुलाकात हो गई। अलीमा खान ने कई महीने जोर लगाया, बार बार गिरफ्तार हुई, बार बार हिरासत में लिया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें तकालीफ दी गई, लेकिन वो डटी रही, उसकी मुलाकात हो गई। अली अमीन गंडापुर इससे 10% भी एफर्ट करते तो मुलाकात हो जाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान साहब को इस वक्त शायद फेस करना चाह रहे हैं। हाँ, मजबूरन उन्हें करना तो पड़ेगा अब आने वाले दिनों में। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वहां से जो चेयरमैन है जुनैद अकबर साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए इमरान खान साहब के कहने के ऊपर। और ये एक बड़ा फैसला है इमरान खान साहब का कि सिस्टम की जितने बेनिफिट्स हैं वो छोड़ दिए जाएं। बल्कि जुनैद अकबर साहब ने और बड़ी सख्त बातें की हैं, वो क्योंकि सैलाब की सूरत हाल है इस पर बात कर रहे हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।